हेलो फ्रेंड, वेलकम टू कृष्णा स्मार्ट स्टडी। कृष्णा स्मार्ट स्टडी में आप सभी लोग का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बिहार दरोगा यानी बिहार एसआई का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी एग्जाम में पूछे गए हैं केमिस्ट्री का हम लोग ने देख लिया था। तो पार्ट 1, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का पार्ट 2 को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप सभी लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, ये एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। आज हम लोग क्वेश्चन 59 से देखेंगे। तो 59 क्वेश्चन है, कांच का गहरा नीला रंग किस कारण से होता है? जो कांच का गहरा नीला रंग है वो किस कारण से होता है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, बी कोबाल्ट ऑक्साइड, सी क्यूप्रिक ऑक्साइड, डी निकेल ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोबाल्ट ऑक्साइड। कांच का गहरा नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमलगम क्या है? ऑप्शन ए एक तरल पारा मिश्रित धातु, बी एक ब्रोमीन मिश्रित गैस, सी रेडियो एक्टिव पदार्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक तरल पारा मिश्रित धातु। अमलगम एक तरल पारा मिश्रित धातु है। अमलगम पारा का मिश्र धातु है। पारा मरकरी बराबर Hg को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा मरकरी को क्विक सिल्वर कहा जाता है। पारा का मुख्य अयस्क सीने बार है। पारा का मुख्य अयस्क सीने बार है। पारा कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। आवर्त सारणी का एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या है? पारा। आवर्त सारणी का एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो पारा है। और आवर्त सारणी का एकमात्र अधातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है तो वो ब्रोमीन है। नेक्स्ट, पारा का इस्तेमाल बैरोमीटर थर्मामीटर में किया जाता है। पारा का इस्तेमाल थर्मामीटर में क्यों किया जाता है? तो क्योंकि पारा ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित नहीं करता, इस कारण इससे सही रीडिंग प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 61 है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शन ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी उदासीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ऋणात्मक। प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति ऋणात्मक होती है। अनचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता 1 से अधिक होता है। फिर है लौह चुंबकीय। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाते हैं, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इस्पात इसके उदाहरण हैं। ट्रिक है निकाल, निकाल इसके ट्रिक है। फिर है अनचुंबकीय पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर क्षेत्र की दिशा में थोड़ी सी 1 से कम चुंबकीय हो जाते हैं। ऑक्सीजन, प्लैटिनम, क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम आदि इसके उदाहरण है। पहचान का तरीका, ऐसे तत्वों के पीछे म लगा होता है। इसको पहचानने का तरीका क्या है? तो इसके तत्वों के पीछे म लगा रहता है, जैसे क्रोमियम, सोडियम, एल्युमिनियम, अंत में म है। फिर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। ये ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर क्षेत्र की विपरीत दिशा में चुंबकित हो जाते हैं, जैसे हीरा, सोना, चांदी, तांबा, जस्ता, विस्मत, नमक, जल आदि प्रतिचुंबकीय पदार्थों के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक अपवर्तनांक है, यानी हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो ऑप्शन ए 1.62, बी 1.77, सी 2.42, डी 2.62। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2.42। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हीरे का अपवर्तनांक क्वेश्चन आता है। हीरे का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचकांक अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरा कार्बन का अपरूप होता है। शुद्ध हीरा रंगहीन एवं पारदर्शक होता है। अपवर्तनांक अधिक होने के कारण हीरा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन करता है, जिससे हीरा काफी चमकता है।
इसका इस्तेमाल कीमती आभूषण एवं जेवर बनाने में किया जाता है। सबसे ज्यादा हीरा अफ्रीका में पाया जाता है। सबसे ज्यादा हीरा कहाँ पाया जाता है? तो अफ्रीका में पाया जाता है। हीरा को ब्लड डायमंड भी कहा जाता है। कार्बोरेंड को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। कृत्रिम हीरा किसे कहा जाता है? तो कार्बोरेंड को। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था और वर्तमान में तेलंगाना से प्राप्त हुआ है। कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से प्राप्त हुआ था और वर्तमान तेलंगाना से। भारत में सूरत को डायमंड सिटी कहा जाता है। भारत में जो सूरत है उसे डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। विश्व में बेल्जियम के एंटवर्प को डायमंड कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं? ऑप्शन ए आयनिक बंध, बी हाइड्रोजन बंध, सी सहसंयोजी बंध, डी वॉन्डर वॉल बंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सहसंयोजी बंध। ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है। यह कार्बन का शुद्धतम एवं स्थायी रूप है। ग्रेफाइट की संरचना षटफलकीय होता है। अधातु होते हुए भी यह बहुत मुलायम होता है। यह एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। इसका उपयोग स्नेहक के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग पेंसिल में किया जाता है। किसका? ग्रेफाइट का। और ये एकमात्र अधातु है जो विद्युत का सुचालक होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नाभिकीय रिएक्टर में इसका उपयोग मंदक रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वाष्प को सीधे ठोस में परिवर्तित करती है? तो ऑप्शन ए व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन, बी निहार, सी वाष्पीकरण, डी संघनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन। व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया वाष्प को सीधा ठोस में परिवर्तित करती है। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। ठोस का सीधा वाष्प में बदलना ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन कहलाता है। इसका उदाहरण कपूर और आयोडीन का जलना, नेफ्थलीन, सूखी बर्फ। फिर है द्रव का वाष्प में बदलना, वाष्पीकरण कहलाता है। संघनन वाष्प को द्रव में बदलना और वर्षा का कारण संघनन है। संघनन, वाष्पीकरण, हिमांक पिघलना, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण सभी भौतिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Al2O3 + 6HCl = 2AlCl3+। तो क्या होगा? तो ऑप्शन ए H2O, बी 2H2O, सी 4H2O, डी 3H2O। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 3H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बारे में पॉइंट को पहले देखते हैं। एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। ये तृतीय आवर्त एवं 13वें वर्ग का तत्व है। इसका प्रमुख अयस्क बॉक्साइट है। बॉक्साइट का सूत्र Al2O3 + 2H2O है। बॉक्साइट में एल्युमिनियम विद्युत अवगंडन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। उड़ीसा का कोरापुट खान बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा का कोरापुट खान ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? ऑप्शन ए सल्फर, बी आयोडीन, सी ब्रोमीन, डी कार्बन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रोमीन। फ्रांस के वैज्ञानिक वेलॉर्ड ने ब्रोमीन की खोज 1826 ईस्वी में 1826 में की थी। ब्रोमीन आवर्त सारणी का एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। जो ब्रोमीन है ये आवर्त सारणी का एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। नोट इसके बारे में पहले बताए जा चुके हैं, हम लोग इसके बारे में पहले डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितनी है? ऑप्शन ए 1.2, बी 7.4, सी 10.5, डी 14। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10.5। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान 10.5 होता है। यह प्रकृति में क्षारीय होता है। ये कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है।
OH2 इसका फॉर्मूला है। जल में घुलने पर दूध जैसा दिखाई देता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जल में घुलने पर दूध जैसा दिखाई देता है। इसका इस्तेमाल पेट की अम्लीयता को दूर करने में किया जाता है। किसका? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। इसका खोज अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन कैलन ने किया था। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की खोज अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन कैलन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? ऑप्शन ए CaSO3, बी CaCO3, सी CaO, डी MgSO4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। इसे चूना पत्थर या संगमरमर भी कहा जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को इसे चूना पत्थर या संगमरमर भी कहा जाता है। ये दुनिया भर में चट्टानों में पाया जाने वाला एक आम पदार्थ है। चूने का सक्रिय घटक भी है। कैल्शियम कार्बोनेट एक एंटासिड दवा भी है। ये कैप्सूल या टैबलेट के रूप में आती है। इसका उपयोग चूना बनाने में, सीमेंट उद्योग में, टूथपेस्ट एवं दंत मंजन बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए इथेनॉल कमरे का तापमान पर तरल होता है। बी इथेनॉल को सामान्यतः अल्कोहल कहते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा, इथेनॉल को ही अल्कोहल भी कहा जाता है। ऑप्शन सी इथेनॉल अक्सर आयोडीन में भी इस्तेमाल किया जाता है। और ऑप्शन डी इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इसके पॉइंट है, इथेनॉल को इथाइल अल्कोहल भी कहा जाता है। इसका फॉर्मूला है C2H5OH। इथेनॉल जल में घुलनशील होता है। इथेनॉल जल में घुलकर हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है। शराब में इथेनॉल होता है। शराब में इथेनॉल होता है। मिथाइल अल्कोहल जहरीला होता है। जहरीली शराब में मिथाइल अल्कोहल होता है। इथेनॉल आयोडीन में भी प्रयोग होता है। इथेनॉल एवं आयोडीन एक दूसरे के साथ मिलकर टिंचर आयोडीन का निर्माण करते हैं। किस आयोडीन का? तो टिंचर आयोडीन का। पेट, लौ इत्यादि में इथेनॉल एक विलायक के रूप में इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? ऑप्शन ए प्रोटियम, बी ड्यूटेरियम, सी ट्राइटिरियम, डी इट्रियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एवं टाइट्रियम। टाइट्रियम रेडियो सक्रिय गुण प्रदर्शित करता है। टाइट्रियम हाइड्रोजन का रेडियो सक्रिय समस्थानिक है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन कहा जाता है। हाइड्रोजन क्षार धातु है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। हाइड्रोजन की खोज किसने किया है? तो हेनरी कैवेंडिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा खाने के नमक के नाम से जाना जाता है? खाने वाला नमक के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए CaO, बी AlCl3, सी MgCl2, डी NaCl। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी NaCl। NaCl खाने के नमक के नाम से भी जाना जाता है। खाने के नमक या साधारण लवक। सोडियम क्लोराइड NaCl ये सफ़ेद रंग का होता है। सोडियम क्लोराइड के बीच आयनिक बंधन होता है। नेक्स्ट है, पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला निम्न के कारण उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी पारा, डी बेरियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेरियम। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। पटाखों से निकलने वाली हरी ज्वाला हरा रंग बेरियम के कारण होता है। इसको ध्यान में रखिएगा। पटाखों से निकलने वाली लाल ज्वाला लाल रंग स्ट्रोंशियम के कारण, पटाखों में पोटेशियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण यह तेजी से जलता है। नेक्स्ट, उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जब किसी धातु पृष्ठ पर डाला जाता है तो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ए तापायनिक उत्सर्जन, बी क्षेत्र उत्सर्जन, सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन, डी प्रोटॉन उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी प्रकाश विद्युत उत्सर्जन। प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज हर्ट्ज द्वारा किया गया था। आइंस्टीन द्वारा इसे और बेहतर तरीके से समझाया गया। बाद में इसी खोज के लिए 1921 में
1921 में आइंस्टीन को नोबेल का भौतिक पुरस्कार प्रदान किया गया था। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म जर्मनी में यहूदी परिवार में हुआ था। आइंस्टीन का योगदान थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, प्रकाश विद्युत प्रभाव से है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए 1921 में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक ऑप्शन ए घट जाएगा, बी बढ़ जाएगा, सी 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए घट जाएगा। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ता है, जैसे मोम, घी आदि। गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी घटता है, जैसे बर्फ। नेक्स्ट, रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन ए बैकुरेल, बी कैल्विन, सी थॉमसन, डी रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए बैकुरेल। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बैक्यूरेल ने किया था। रेडियो सक्रियता का एसआई मात्रक बैक्यूरेल होता है। जिन तत्वों की परमाणु संख्या 83 या 83 से अधिक होता है, वे सभी रेडियो सक्रियता गुण प्रदर्शित करता है। जिन तत्वों के नाभिकीय में न्यूट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से काफी अधिक हो जाता है, वे सभी अनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसे तत्वों के नाभिक से अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। अल्फा किरण पर 2 इकाई घनावेश होता है, जबकि बीटा कण पर 1 इकाई ऋण आवेश होता है। गामा उदासीन होता है। गामा कैसा होता है? तो उदासीन होता है। अल्फा कण की विशेषता, विद्युत क्षेत्र में ऋणात्मक ध्रुव की ओर मुड़ जाता है। कौन? अल्फा किरण। हीलियम के नाभिक के समान होता है। इस पर 2 इकाई धन आवेश एवं 4 इकाई द्रव्यमान होता है। इसका आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका वेधन क्षमता सबसे कम होता है। बीटा किरण की विशेषता, विद्युत क्षेत्र में यह धनात्मक ध्रुव की ओर जाता है। यह इलेक्ट्रॉन के समान होता है। इसके पास 1 इकाई ऋण आवेश होता है, जबकि इसका द्रव्यमान 0 होता है। फिर देखेंगे गामा किरण की विशेषता। गामा किरण की विशेषता क्या क्या है? तो विद्युत क्षेत्र का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके पास कोई आवेश और कोई द्रव्यमान नहीं होता। विद्युत चुंबकीय तरंग के भांति व्यवहार करता है। इसका वेधन क्षमता सबसे अधिक होता है। इसका आयनन क्षमता सबसे कम होता है। किसका? तो गामा किरण का। वर्ग विस्थापन नियम को देखते हैं। यह नियम शोडी एवं फेजेंस ने दिया था। ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ, वर्ग विस्थापन नियम किसने दिया था? तो शोडी एवं फेजेंस ने दिया था। इसके पॉइंट है, अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक अल्फा किरण निकलता है तो उस तत्व के परमाणु संख्या में 2 की कमी एवं द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाता है। दूसरा है, अगर किसी रेडियो सक्रिय तत्व से एक बीटा कण निकलता है तो उस तत्व के परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हो जाता है, पर द्रव्यमान संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एक अल्फा कण एवं 2 बीटा कण के निकलने से समस्थानिक का निर्माण होता है। कितना भी बीटा कण निकलते रहे, संभारिक का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुष्क बर्फ है। ऑप्शन ए ठोस जल, बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सी ठोस नाइट्रोजन ऑक्साइड, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ, ड्राई आइस कहा जाता है। यह समान बर्फ से काफी ज्यादा ठंडी होती है, इसलिए इसका उपयोग वस्तुओं को जमाने या खाने की वस्तुओं के रख रखाव में किया जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को गर्म करने पर सीधे ही गैस में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ठोस कार्बन डाइऑक्साइड ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन का गुण प्रदर्शित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का उपयोग सोडा वाटर बनाने में, पेय पदार्थ बनाने में, आग बुझाने में इत्यादि में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। मनुष्य सांस लेने के दौरान ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रात को पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि रात में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होता है, लेकिन श्वसन की क्रिया जारी रहता है, जिसके कारण पौधे कार्बन डाइऑक्साइड तो छोड़ते रहते हैं, लेकिन ऑक्सीजन नहीं छोड़ते हैं।
कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस है। इसके बारे में विशेष चर्चा पर्यावरण विषय में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, D2O का अधिकतम उपयोग होता है। ऑप्शन ए कीटनाशक बनाने में, बी रसायन उद्योग में, सी परमाणु भट्टी में, डी फार्मास्यूटिकल उद्योग में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी परमाणु भट्टी में। ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को भारी जल कहा जाता है। इसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है। इसका अणुभार 20 होता है। ड्यूटेरियम हाइड्रोजन के समस्थानिक होता है। साधारण जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। इसका इस्तेमाल पीने के जल रूप में होता है। इसका अणुभार 18 होता है। H2O को सार्वत्रिक विलायक यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। जल की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पानी जमता है बर्फ में बदलता है तो इसका आयतन ऑप्शन ए पहले बढ़ता है फिर घटता है, बी बढ़ता है, सी घटता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बढ़ता है। पानी जमने के बाद आयतन में बढ़ता है। इसी कारण से अक्सर ठंड के दिनों में घरों तक सप्लाई पहुंचाने वाले नल फट जाते हैं। नेक्स्ट है, क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत घनी है। ऑप्शन ए बी, बीई, सी Mg, डी Ca। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ए। क्षारीय मृदा धातुओं में से Ba अधिकतम विद्युत घनी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। समूह ए के तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। ऑप्शन ए ग्लिसरॉल, बी सोडियम सिलिकेट, सी सोडियम कार्बोमेट, डी बोरेक्स। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ग्लिसरॉल। धुलाई वाले साबुन में पाए जाने वाले फिलर जैसे सोडियम रोजिनेट, सोडियम सिलिकेट, बोरेक्स तथा सोडियम कार्बोनेट होते हैं। ग्लिसरॉल कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। यह एक कार्बनिक यौगिक है जो तेल और वसा में पाया जाता है। ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र C3H8O3 होता है। साबुन बनाने की क्रिया को साबुनीकरण कहते हैं। जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण या सोडा होते हैं कड़े साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाता है। जो साबुन उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण या कास्टिक पोटास होते हैं वे मुलायम साबुन कहलाते हैं। इनका उपयोग स्नान करने में किया जाता है। अपमार्जक कपड़े धोने और अन्य चीजों की सफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है। अपमार्जक उच्च वसीय अम्ल का एल्कोइल सल्फेट या सल्फोनेट के बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्स गैस निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए रेडान, बी हीलियम, सी मीथेन, डी इथेन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन को मार्स गैस कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पूछता है एग्जाम में कि किसे मार्स गैस कहा जाता है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा मीथेन को ही मार्स गैस कहा जाता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र होता है CH4। यह एल्केन समूह का प्राथमिक यौगिक है। सड़ने गलने वाली चीजों से मीथेन गैस निकलता है। सड़ने गलने वाली चीजों से मीथेन गैस निकलता है। गोबर गैस, बायोगैस, प्राकृतिक गैस में मीथेन गैस पाया जाता है। कृषि से भी मीथेन गैस निकलता है। धान के खेत से मीथेन गैस निकलता है। जानवर की जुगाली करने के दौरान भी यह निकलता है। रेडान एक अक्रिय गैस है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडान गैस की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआं कैसे बनता है। ऑप्शन ए गैस में ठोस, बी द्रव में ठोस, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए गैस में ठोस। गैस में ठोस होने पर धुआं बनता है। धुआं गैस में ठोस से बनता है। धुआं हवा में निलंबित धूल कणों का एक कोलाइड घोल है। यह हवा में उपस्थित ठोस, द्रव एवं गैस के कणों से बना होता है। औद्योगिक क्षेत्रों में कोहरा ज्यादा घना हो जाता है तो इससे स्मॉग कहते हैं। स्मॉग और फॉग से मिलकर बनता है। सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व निम्न में से कौन है। ऑप्शन ए CS, बी NaCH, डी AU। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए CS। सर्वाधिक विद्युत घनात्मक तत्व
CS सीजियम है विद्युत धनात्मक तत्व, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, वैसे तत्व या परमाणु जिनमें बहुत जल्दी या आसानी से इलेक्ट्रॉन खोने का गुण होता है। सभी धातुएं विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक तत्व की बाह्यतम या बाहरी कक्षा में 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी से खो देते हैं। सीजियम CS सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व है। विद्युत ऋणात्मक तत्व, इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, वैसे तत्व जिनमें बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति होता है। सभी अधातु विद्युत ऋणात्मक होते हैं एवं इनके बाह्यतम कक्षा में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। फ्लोरीन जो है वो सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मक तत्व है। वर्ग 17 के तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी? ऑप्शन ए +8, B -8, C +6, D -6। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन C +6। सोडियम सल्फेट को Na2SO4 के रूप में दर्शाया गया है। 2 ब्रैकेट में +1 +S +4 ब्रैकेट में -2 = 0। तो 2 + S - 8 = 0, S - 6 = 0, S बराबर +6 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था किस में है? ऑप्शन ए फास्फोरस अम्ल, B हाइपोफॉस्फोरस अम्ल, C आर्थोफॉस्फोरस अम्ल, D पायरोफॉस्फोरिक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए फास्फोरस अम्ल। फास्फोरस को +3 ऑक्सीकरण अवस्था फास्फोरस अम्ल में है। नोट, यह बहुत ही आसान होता है, परीक्षा में बनना चाहिए। फास्फोरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H3PO3 होता है। 3 × 1 + P + 3 ब्रैकेट में -2 = 0, P = +3। हाइपोफॉस्फोरस अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है H4P2O6 होता है। 4 × 1 + 2P + 6 ब्रैकेट में -2 = 0, तो P = +4। आर्थोफॉस्फोरस अम्ल का रासायनिक सूत्र H3PO4 होता है। 3 × 1 + P + 4 ब्रैकेट में -2 = 0, P = +5। आर्थो अम्ल का रासायनिक सूत्र H4P2O7 होता है। 4 × 1 + P + 4 ब्रैकेट में -2 = 0, P = +5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, H2SO4 की परमाणुकता कितनी होती है? ऑप्शन ए 6, B 7, C 8, D 9। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन B 7। परमाणुकता, एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। H2SO4 में 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर, 4 ऑक्सीजन उपस्थित हैं, अतः H2SO4 की परमाणुकता 7 होगा। H2O में परमाणुकता 3 होगा। H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को। सल्फ्यूरिक अम्ल का अन्य नाम ऑयल ऑफ विट्रोयल है। सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग कार की बैटरी में, शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रसायनों का राजा कहा जाता है। रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिक होता है, सामान्यतः रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन ए E+ उत्सर्जन, B E- उत्सर्जन, C पॉजिट्रॉन उत्सर्जन, D के इलेक्ट्रॉन अधिग्रहण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी E- उत्सर्जन। रेडियो एक्टिव समस्थानिक जिनका न्यूट्रॉन या प्रोटॉन अनुपात अधिकारिक होता है, सामान्यतः E- उत्सर्जन करते हैं। रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा, बीटा तथा गामा किरणों का उत्सर्जन करता है। बीटा कण एक तरह से इलेक्ट्रॉन होता है, अतः विकल्प के अनुसार E- उत्सर्जन उत्तर होगा। नोट, रेडियो सक्रियता के बारे में पहले ही बताया जा चुका है, इसके बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक लॉन्सी सेल में विधुरवक के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन ए पारा, बी जस्ता, सी अमोनियम क्लोराइड, डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी मैग्नीज डाइऑक्साइड। लेक लॉन्सी सेल में विधुरवक के रूप में मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 का प्रयोग होता है।
इसमें वैद्युत अपघटन के रूप में अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का प्रयोग किया जाता है। अमोनियम क्लोराइड के घोल में एक जस्ते की छड़ डाली जाती है जो एनोड के रूप में कार्य करती है, जबकि कार्बन की छड़ कैथोड के रूप में कार्य करती है। ध्यान में रखिएगा। लेक्लांसिस सेल का विद्युत वाहक बल 1.4 V होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरंडम की संरचना कैसी होती है? ऑप्शन ए चतुष्फलकी, बी क्रिस्टलीयकरण या सिलिकॉन कार्बाइड, सी है रेखीय, डी पिरामिड। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी क्रिस्टलीयकरण या सिलिकॉन कार्बाइड। 1700 डिग्री सेल्सियस 1700 डिग्री सेल्सियस से ऊपर के तापमान पर निर्मित सिलिकॉन कार्बाइड की क्रिस्टल संरचना हेक्सागोनल होती है। 1700 डिग्री सेल्सियस से नीचे के तापमान पर निर्मित सिलिकॉन कार्बाइड की संरचना क्रिस्टल संरचना हीरे के समान होती है। अतः सबसे बेहतर उत्तर विकल्प बी होगा। सिलिकॉन कार्बाइड SiC जिसे कार्बोरंडम के नाम से भी जाना जाता है, एक कठोर रासायनिक यौगिक है जिसमें सिलिकॉन और कार्बन होता है। कार्बोरंडम की क्रिस्टल संरचना हीरे की तरह होती है और यह लगभग हीरे के जैसा ही कठोर होता है। इसका उपयोग काटने, पीसने और पॉलिश करने के लिए किया जाता है। कार्बोरंडम को कृत्रिम हीरा कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसे कृत्रिम हीरा कहा जाता है? तो कार्बोरंडम को। नेक्स्ट है, आदर्श गैस के संबंध में समतापी परिवर्तन में उसकी ऊर्जा। ऑप्शन ए दाब बढ़ाने पे बढ़ती है, बी आयतन घटाने पर घटती है, सी ताप बढ़ाने पे कम हो जाती है, डी स्थिर रहती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी स्थिर रहती है। जिस गैसों के अणुओं के बीच आणविक संघर्ष नहीं होता है उसे आदर्श गैस कहा जाता है। हालांकि प्रकृति में ऐसा गैस संभव नहीं होता। आदर्श गैस PV=nRT सूत्र को फॉलो करते हैं। समतापी परिवर्तन में आदर्श गैस की ऊर्जा स्थिर रहती है। जिस प्रक्रिया में तापमान स्थायी होता है उस समतापी प्रक्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जियोलाइट का रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन ए FeSO4 7H2O, बी Na2O Al2O3 SiO2 H2O, ऑप्शन सी Al ब्रैकेट में SO4 18H2O, डी है Na2Al2O। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। जियोलाइट का रासायनिक सूत्र Na2O Al2O XSiO2 YH2O है। धातुओं के एल्यूमिनो सिलिकेटों को ही जियोलाइट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाई इथाइल ईथर को अंधेरा में रखने पर Cl2 की उपस्थिति में कौन सा यौगिक बनाएगा? ऑप्शन ए, आप सभी लोग ऑप्शन को देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फॉर्मल्डिहाइड तथा अभिक्रिया करके मेथनॉल तथा पोटेशियम फॉर्मेट बनाती है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कैनिजारो अभिक्रिया, बी रेडॉक्स अभिक्रिया, सी विस्थापन अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कैनिजारो अभिक्रिया। कैनिजारो अभिक्रिया एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। इस अभिक्रिया में क्षार की उपस्थिति में हाइड्रोजन के बिना सुगंधित एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड या अन्य स्किन्ध एल्डिहाइड के बीच प्रतिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में दो समान अणुओं में से एक का ऑक्सीकरण होता है जबकि दूसरे का अपचयन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य और तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में पहले ही बताया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जंग का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए फेरिक ऑक्साइड, बी फेरस ऑक्साइड, सी जल योजित फेरिक ऑक्साइड, डी फेरस ऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जंग का रासायनिक नाम जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। जंग का सूत्र सामान्यतः Fe2O3 XH2O या Fe2O3 होता है। यह प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का डिटेल डिस्कशन किया जा चुका है, हम लोग पहले इसको देख लिए हैं। नेक्स्ट है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन ए NaHCO3, बी NaHCO3 10H2O, सी Na2CO3, डी Na2CO3 10H2O।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए NaHCO3। ये बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 है। इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। नोट, इसके बारे में पहले ही जानकारी दिया जा चुका है। नेक्स्ट है, सफेद फास्फोरस का आकार होता है ऑप्शन ए रैखिक, बी चतुष्फलकी, सी अष्टफलकी, डी षटकोणी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी चतुष्फलकी। सफेद फास्फोरस की संरचना चतुष्फलकी होती है। फास्फोरस का गंध लहसुन जैसा होता है। फास्फोरस दो प्रकार का होता है, श्वेत फास्फोरस एवं लाल फास्फोरस। श्वेत फास्फोरस इसे पीला फास्फोरस भी कहा जाता है। काफी ज्वलनशील होता है। हवा के संपर्क में आने के साथ जलने लगता है, इसलिए श्वेत फास्फोरस को पानी के अंदर रखा जाता है। नोट, सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। यह सफुरदीप्ति का गुण प्रदर्शित करता है। इसका उपयोग पटाखा बनाने में, धूम, बम एवं बहुत सारे दवाइयों के निर्माण में किया जाता है। लाल फास्फोरस, यह कम क्रियाशील होता है। यह स्वतः नहीं जलता है। इसका उपयोग माचिस की तिल्ली बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा किसमें होता है? ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल, बी एसिटिक एसिड, सी पनीर, डी दही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए इथाइल अल्कोहल। ईस्ट का उपयोग सबसे ज्यादा इथाइल अल्कोहल में होता है। ईस्ट को आम बोलचाल की भाषा में खमीर भी कहा जाता है। यह एक तरह की फंजाई कवक है जो चीजों को फर्मेंट करने के काम आती है। ईस्ट खाद्य पदार्थों को फुलाने के काम में आता है। ईस्ट से विटामिन सी प्राप्त किया जाता है। ईस्ट को शर्करा कवक भी कहा जाता है। इथाइल अल्कोहल को ग्रेन अल्कोहल भी कहा जाता है। शराब निर्माण में इसका ही प्रयोग होता है। ऐसे अल्कोहल जिसमें 100% इथाइल अल्कोहल होता है उसे परिशुद्ध अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल कहा जाता है। स्पिरिट में 95% तक अल्कोहल हो सकता है। शराब एवं इसके बनाने की विधि के अध्ययन को ओनोलॉजी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट, शराब एवं बनाने की विधि को क्या कहा जाता है अध्ययन को? तो ओनोलॉजी कहा जाता है शराब के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 देखेंगे। नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव अभिक्रिया को में नियंत्रित करता है। ऑप्शन ए मंदक, बी शीतलता, सी ईंधन, डी नियंत्रण छड़। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी नियंत्रण छड़। कैडमियम या बोरान का नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रण छड़ के रूप में प्रयोग होता है। नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में भारी जल या एवं ग्रेफाइट का उपयोग होता है। परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। नोट, इस प्रश्न का डिटेल विश्लेषण पहले ही किया जा चुका है। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन। सौर सेल बनाने में प्रयोग किया जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए गोल्ड, बी टाइटेनियम, सी सिलिकॉन, डी टेफ्लॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिलिकॉन। सिलिकॉन अर्धचालक सेमी कंडक्टर होता है। इसका प्रयोग सौर सेल में किया जाता है। सौर सेल में सिलिकॉन प्रकाश को विद्युत में परिवर्तित कर देता है। सौर सेल में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सौर सेल में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। निम्न नाभिकीय क्षय में उत्सर्जन कणों का क्रम है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है गामा बीटा अल्फा, बी है बीटा गामा अल्फा, सी है अल्फा बीटा गामा, डी है बीटा अल्फा गामा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी बीटा अल्फा और गामा। एक बीटा किरण निकलने से परमाणु संख्या में 1 की वृद्धि हुआ, जिसके प्रश्न में Z अब Z+1 हो गया। इसके बाद एक अल्फा कण निकला जिसमें परमाणु संख्या में 2 की कमी एवं परमाणु भार में 4 की कमी हुई। इसके बाद एक गामा किरण निकला जिससे परमाणु संख्या एवं परमाणु भार में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ। डिटेल डिस्कशन वीडियो देखिए, पूरा समझ में आ जाएगा। नोट, इस प्रश्न को बनाने के लिए ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ को समझ लीजिए। रेडियो सक्रियता के बारे में पहले ही प्रश्न पूछा जा चुका है और इसका डिस्कशन भी किया जा चुका है। नेक्स्ट, सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ब्लास्ट फ्रीजिंग, बी प्लेट फ्रीजिंग, सी इमर्सन फ्रीजिंग, डी स्प्रे फ्रीजिंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्लास्ट फ्रीजिंग।
ब्लास्ट फ्रीजिंग, यह सबसे तेज फ्रीजिंग हिमीकरण की विधि है। ब्लास्ट फ्रीजिंग में तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल निम्नलिखित में होता है: डेयरी उद्योग में, बेकरीज में, मीट पैकिंग में, पेय पदार्थ में, फल और सब्जियों में इमर्सल फ्रीजिंग विधि द्वारा परीक्षित किया जाता है। नेक्स्ट है, जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। यह इंगित करता है कि चावल में पानी में शामिल है। क्या शामिल है? ऑप्शन ए वसा, बी जटिल प्रोटीन, सी स्टार्च या मंड, डी सरल प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टार्च या मंड। स्टार्च के लिए आयोडीन परीक्षण मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट की उपस्थिति का पता करने के लिए किया जाता है। आयोडीन घोल पोटेशियम आयोडीन के जलीय घोल में शामिल होता है। आयोडीन स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया कर बैंगनी काले रंग का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है। ऑप्शन ए प्रेशर कुकिंग, बी पेचिंग, सी स्टीमिंग, डी स्टूइंग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्टीमिंग। भाप से खाना पकाने को स्टीमिंग कहा जाता है। भाप से जो खाना पकाया जाता है उसे स्टीमिंग कहा जाता है। इडली को इसी प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। प्रेशर कुकिंग, हाई प्रेशर स्टीम, जल या जल आधारित कुकिंग तरल का उपयोग करते हुए सीलबंद प्रेशर कुकर में खाना बनाने की विधि है। स्टूइंग, खाना पकाने के इस विधि में मांस के छोटे टुकड़े को पूर्णतः तरल में डुबोकर और उन्हें धीरे धीरे उबाला जाता है। पोचिंग, इस विधि में जल, दूध, स्टॉक या जैसे तरल में डूबे हुए भोजन को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गैस जिम्मेदार है? ऑप्शन ए अमोनिया, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी मीथेन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। अम्ल वर्षा के लिए मुख्यतः सल्फर डाइऑक्साइड SO2 तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO जिम्मेदार है। वर्षा का जल सबसे शुद्ध होता है, यह उदासीन होता है अर्थात इसका pH मान 7 होता है। जब वर्षा के जल का pH मान घट जाता है तो उसे अम्ल वर्षा कहा जाता है। अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार प्रमुख गैस सल्फर एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं। अम्ल वर्षा के कारण ही इमारतों का रंग खराब हो रहा है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं। मीथेन भी हरित गृह गैस होता है। सर्वाधिक ग्लोबल वार्मिंग क्षमता SF6 गैस की है, लेकिन वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी किरण धन आवेशित कणों से युक्त है? ऑप्शन ए बीटा किरण, बी गामा किरण, सी एक्स किरण, डी अल्फा किरण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अल्फा किरण। अल्फा किरण धनावेशित कणों से युक्त है। अल्फा कणों पर 2 इकाई धनावेश तथा 4 इकाई द्रव्यमान होता है। अल्फा कण हीलियम के नाभिक जैसा होता है। बीटा कणों पर 1 इकाई का ऋण आवेश व इसका द्रव्यमान 0 होता है। बीटा किरण इलेक्ट्रॉन की भांति होता है। गामा कण द्रव्यमान विहीन व आवेश विहीन उत्सर्जित होती है। नोट, रेडियो सक्रियता टॉपिक के बारे में पहले डिस्कशन किया जा चुका है। पाश्चुरीकरण की धारण प्रणाली के दौरान दूध को 30 मिनट तक गर्म किया जाता है। ऑप्शन ए 94 डिग्री सेल्सियस पर, बी 72 डिग्री सेल्सियस पर, सी 68 डिग्री सेल्सियस पर, डी 65 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 65 डिग्री सेल्सियस पर। पाश्चुरीकरण की प्रक्रिया में दूध के कणों को 30 मिनट तक कम से कम 62.8 डिग्री सेल्सियस 145 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म किया जाता है। इसके अलावा दूध को 15 सेकेंड के लिए 71.7 डिग्री सेल्सियस 161 डिग्री फ़ारेनहाइट पर भी रखा जा सकता है। दूध या अन्य द्रव पदार्थों को एक निश्चित समय या एक निश्चित तापमान तक गर्म किया जाता है ताकि उसमें उपस्थित सभी प्रकार के रोगाणु नष्ट हो जाएं। इसी को पाश्चुरीकरण कहते हैं। इससे दूध की शेल्फ लाइफ बढ़ाई जाती है। पाश्चुरीकरण की खोज लुईस पाश्चर ने किया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कैल्शियम यौगिक का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए CaO, बी CaOH2, सी है CaCO3, डी CaCl2। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी CaCO3। CaCO3 का उपयोग दंत मंजन टूथपेस्ट के एक हल्के अपघर्षक के रूप में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO को क्विक लाइम कहते हैं। इसे बिना बूझा चूना या दुग्ध चूना भी कहा जाता है।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को धोना चाहिए। ऑप्शन ए HCl, B NaOH, C H2SO4, D KMNO4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी NaOH से। कच्चे खाने वाले खाद्य पदार्थों को NaOH से धोना चाहिए। पोटेशियम परमैंगनेट KMNO4 को लाल दवा भी कहते हैं। इसका उपयोग जल को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 का उपयोग कार बैटरी में किया जाता है। इसे रसायनों का राजा भी कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल को। नेक्स्ट है, प्रभावित कीटाणुनाशक जो कि उपकरणों की सतह को साफ करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम मेटासिलिकेट, बी साइट्रिक एसिड, बी सी टार्टरिक एसिड, डी आयोडीन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए सोडियम मेटासिलिकेट। चिकित्सीय उपकरणों को कीटाणु रहित करने के लिए स्टेरिलाइजेशन विधि का प्रयोग होता है। इस विधि में उपकरणों को उच्च ताप लगभग 115 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r व मुख्य क्वांटम संख्या n के संबंध दिया जाता है। तो इसका आप सब लोग ऑप्शन देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बोर के सिद्धांत के अनुसार परमाणु की त्रिज्या r होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। वह मुख्य क्वांटम संख्या n में संबंध Rn2 है। नोट है, एग्जाम प्रिपरेशन में न्यूमेरिकल पार्ट पर फोकस कर समय की बर्बादी ना करें, इसका कॉस्ट बेनिफिट कम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग देखेंगे, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है। ऑप्शन ए 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, बी है 6.30 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, सी है 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, डी है 3.60 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, किसी परमाणु के तीसरे कक्ष में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग 3.15 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड है। कोणीय वेग mvr = rh/2π होता है। ये आप लोग सब देख लीजिएगा इसकी फॉर्मूला को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। आप लोग सभी फॉर्मूला को देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। ऑप्शन ए ईंधन, बी स्नेहक, सी मंदक, डी कुचालक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मंदक। ग्रेफाइट और भारी जल D2O का उपयोग परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में भी किया जाता है। ध्यान रखें, भारी मशीनों में ग्रेफाइट का प्रयोग लुब्रिकेंट या स्नेहक के रूप में किया जाता है। कैडमियम और बोरान के छड़ का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रित छड़ के रूप में किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम का इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में इस्तेमाल होने वाले ईंधन यूरेनियम 235, प्लेटिनियम 239 है, यूरेनियम 235 और प्लेटिनियम 239 है। दुनिया का पहला परमाणु रिएक्टर शिकागो पाइल 1 था। दुनिया का सबसे पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो शिकागो पाइल 1 था। इसे अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने 1942 में 1942 में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया था। एनरिको फर्मी को परमाणु युग का निर्माता भी कहा जाता है। एनरिको फर्मी को परमाणु युग का निर्माता भी कहा जाता है। परमाणु रिएक्टर नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पर कार्य करता है। भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भारत और एशिया का पहला परमाणु रिएक्टर कौन था? तो अप्सरा था। इसका उद्घाटन 20 जनवरी 1957 20 जनवरी 1957 को पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह रिएक्टर बॉम्बे मुंबई के ट्राम्बे में स्थित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें चांदी नहीं है? ऑप्शन ए हॉर्न सिल्वर, बी मणिक सिल्वर, सी जर्मन सिल्वर, डी लूनर कॉस्टिक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं पाया जाता है। जर्मन सिल्वर जिंक, कॉपर और निकेल का मिश्र धातु है। मरकरी को
क्विक सिल्वर कहा जाता है। हॉर्न सिल्वर AgCl। हॉर्न सिल्वर का रासायनिक सूत्र AgCl है। लूनर कॉस्टिक का रासायनिक सूत्र AgNO3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया है। ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, बी एसिटिक एसिड बैक्टीरिया, सी ब्यूटिक एसिड बैक्टीरिया, डी सिट्रिक एसिड बैक्टीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, दूध को दही में बदलने का काम लैक्टोबैसिलस नाम का बैक्टीरिया करता है। दही बनाने की प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। दूध का दही में बदलना रासायनिक परिवर्तन है। दूध और दही में खट्टापन लैक्टिक एसिड के कारण होता है। दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम रेनिन है। ध्यान में रखिएगा, दूध को दही में संकंदित करने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन है। दूध में कैसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन सी प्रोटीन? दूध में तो कैसिन प्रोटीन। रेनिन एंजाइम कैसिन को पैराकैसिनेट में बदलकर दूध का पाचन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वार्टज का रासायनिक नाम है। ऑप्शन ए सोडियम सिलिकेट, बी सोडियम ऑक्साइड, सी सोडियम क्लोराइड, डी सोडियम फॉस्फेट। जिसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। सोडियम सिलिकेट का रासायनिक सूत्र SiO2 है। इसे बालू भी कहा जाता है। कांच के निर्माण में कच्ची सामग्री के रूप में बालू, चूना पत्थर एवं ढोवन सोडा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नक्शेदार कांच के लिए निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए H2SO4, बी HNO3, सी HCl, डी HF। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी HF। नक्काशीदार कांच बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक ऐसा रासायनिक है जो कांच के साथ प्रतिक्रिया करता है। इसे कांच की नक्काशी कहा जाता है। कांच पर लिखने के लिए इसी अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग घरों की जंग हटाने में भी किया जाता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करती है? ऑप्शन ए सोडियम, बी पोटेशियम, सी जिंक, डी सीजियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी जिंक। जिंक धातु की सतह पर पराबैंगनी तरंगी प्रकाश की परिघटना होती है। तब कुछ इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं और इस परिघटना को तापीय उत्सर्जन के रूप में जाना जाता है। कुछ धातुएं जैसे जिंक, कैडमियम, मैग्नीशियम आदि केवल पराबैंगनी तरंगीय प्रकाश की प्रति प्रतिक्रिया करती है, जिससे इसकी सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन होता है। दूसरी ओर कुछ क्षार धातुएं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और रुबिडियम दृश्य प्रकाश के लिए भी एक प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, धातु की सतह पर प्रकाश पड़ने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन की क्रिया प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाता है। प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज सर्वप्रथम हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने किया था। प्रकाश विद्युत प्रभाव की विस्तृत व्याख्या अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। इसी के लिए 1921 में 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सभी धातुएं एक एक्स किरणें एवं गामा किरणों के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए नायलॉन 6, ऑप्शन बी नायलॉन 6 और 10, ऑप्शन ए नायलॉन -6, बी है नायलॉन -6 और 10, सी है नायलॉन -2 माइनस नायलॉन 6, डी है मेलामाइन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए नायलॉन -6। कैप्रोलैक्टम का उपयोग नायलॉन -6 के निर्माण के लिए किया जाता है। नायलॉन -6 बनाने के लिए कैप्रोलैक्टम को निष्क्रिय वातावरण में 533 के तापमान पर गर्म किया जाता है। नायलॉन 6 रेशे कठोर होते हैं, जिनमें उच्च तन्यता शक्ति, चमक और प्रत्यावस्थता होती है। नायलॉन का इस्तेमाल मच्छरदानी, रस्सी, पैराशूट जाल इत्यादि बनाने में किया जाता है। फिर कैप्रोलैक्टम, इसका सूत्र CH2SCONH है। कैप्रोलैक्टम एक उत्तेजक होता है एवं हल्का विषैला भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गैस CaO के साथ तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं। यह गैस है, कौन सी गैस है? ऑप्शन ए CO2, बी Cl2,
C है N2, D है O2। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए CO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आर्द्र नम दिन की सुबह यदि एक कोमल तने वाले पादप को उसके तने के आधार से एक तेज ब्लेड से क्षैतिज के रूप में काटते हैं तो तने के कटे स्थान से विलियम की बूंदें रीस कर निकलने लगती हैं। यह इस कारण होता है। ऑप्शन ए बिंदु स्रवण, बी रस स्रवण, सी वाष्पोत्सर्जनाकर्षण, डी मूल दाब। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी मूल दाब। इस प्रश्न को बायोलॉजी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में डिटेल सॉल्यूशन के साथ बताया गया है। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और मूल दाब मिट्टी से जल को ऊपर उठाने में सहायता करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोलर सेल बने हुए होते हैं, किसके बने हुए होते हैं? ऑप्शन ए चालक के, बी कुचालक के, सी अर्धचालक के, डी अतिचालक के। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अर्धचालक के। सोलर सेल सिलिकॉन से बने होते हैं। सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सोलर सेल को फोटोवोल्टिक सेल भी कहा जाता है। यह प्रकाश की ऊर्जा को सीधे फोटोवोल्टिक प्रभाव से विद्युत में परिवर्तित करता है। सौर सेल को सौर पैनल से जोड़ने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो चांदी का। सीजियम का उपयोग प्रकाश विद्युत सेल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है, कितने सेल्सियस? 100 डिग्री सेल्सियस, बी है 104 डिग्री सेल्सियस, सी है 373 डिग्री सेल्सियस, डी है 337 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए सिलिकॉन, बी ग्रेफाइट, सी हाइड्रोजन फ्लोराइड, डी हाइड्रोजन आयोडाइड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड। कांच पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोराइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र HF है। नोट, इस टॉपिक के ऊपर पहले चर्चा किया जा चुका है। इस टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहा है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है? ऑप्शन ए आश्रित जल, बी वायु, सी दूध मिश्रित पेय, डी आयोडीकृत नमक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आश्रित जल। आशुद्ध जल डिस्टिल्ड वाटर, यह शुद्ध जल है, मिश्रण नहीं है। यह शुद्ध जल है, मिश्रण नहीं है। आशुद्ध जल बनाने के लिए पानी को उबाला जाता है और फिर इसकी भाप को संघनित किया जाता है। इसमें पानी की सारी अशुद्धियाँ खत्म हो जाती है और शुद्ध मिलता है, लेकिन पानी के सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स भी खत्म हो जाते हैं। आशुद्ध जल पीने के लिए सुरक्षित है, लेकिन यह नीरस लगेगा क्योंकि इसमें कैल्शियम, सोडियम और मैग्नीशियम जैसे महत्वपूर्ण खनिजों को हटा दिया गया है। यह एक सहसंयोजक यौगिक है जिसका आयनीकरण नहीं होता। आयनों की अनुपस्थिति ही अशुद्ध जल को विद्युत का कुचालक बना देती है। यह विषमांग मिश्रण होता है। आयोडीकृत नमक, यह भी मिश्रण होता है। दूध मिश्रित पेय, यह भी मिश्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल के अणुओं को अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। ऑप्शन ए विसरण, बी परासरण, सी संकुंचन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी परासरण। परासरण यह एक विशेष प्रकार का विसरण क्रिया है इसमें विलायक के अणु का अर्थ परागम्य झिल्ली से होकर कम सांद्रता वाले घोल से ज्यादा सांद्रता वाले घोल की ओर जाते हैं। विपरीत परासरण अर्थात रिवर्स ऑस्मोसिस RO, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो जल में उपस्थित अशुद्धियों, ठोस पदार्थों, सूक्ष्म पदार्थों और खनिजों को पृथक करता है। इसमें बाह्य बल आरोपित करके एक विशेष झिल्ली के माध्यम से शुद्ध जल निकलता है। एक उच्च सांद्र विलयन घोल जैसे खारा पानी को एक झिल्ली के माध्यम से कम सांद्र विलयन में ले जाने के लिए दबाव लगाया जाता है। नेक्स्ट है विसरण, किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले विसरण देखेंगे। किसी ठोस द्रव या गैस के अणुओं या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है। पदार्थ के कणों की गति के कारण दूसरे पदार्थ के साथ फैलने और मिलने की प्रक्रिया को विसरण कहा जाता है। यह गैसों में सबसे तीव्र है और ठोस पदार्थों में सबसे धीमा होता है। विसरित पदार्थ के तापमान में वृद्धि के साथ विसरण की दर में वृद्धि हो जाती है, जैसे सेंट का सुगंध का फैलना। संकुंचन का शाब्दिक अर्थ सिकुड़ना होता है। धातुओं और द्रव्य तापमान कम होने से जब सिकुड़
कण अपने वास्तविक आयतन या लंबाई से छोटे या कम हो जाते हैं तो इन्हें संकुंचन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रोंजे मेंडल किसका मिश्रण है? ब्रोंजे, ऑप्शन ए Cu प्लस Sn, बी Cu प्लस चन, सी है Cu प्लस Si, डी है नन, कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए Cu प्लस Sn। ब्रोंजे मेंडल को कांसा कहा जाता है। कांसा Cu 88%, Sn 12% होता है। पीतल Cu 70% और Zn 30%। कृत्रिम सोना Cu 90%, Al 10%, गन मेटल Cu 88% और Sn 10% और 2%। बेल मेटल Cu 80% और Zn 20%। डच मेटल Cu 80% और Zn 20%। जर्मन सिल्वर Cu 50%, Zn 35%, Ni 15%। इसमें चांदी नहीं होता है। नाइक्रोम NiFe Cr Mn विद्युत हीटर में प्रयोग। एल्किनो एलिनको FeAl NiCO चुंबकों के निर्माण में। शोल्डर Pb 68%, Sn 32%। मैग्नेलियम Al 95%, Mg 5%। ड्यूरेलियम Al 95%, Mg 1%, Cu 4%। जहाँ Cu तांबा, Sn टीन, Zn जस्ता, Al एल्यूमिनियम, Ni निकेल, Fe लोहा, Co कोबाल्ट, Cr क्रोमियम, Mn मैग्नीज, Pb सीसा, Mg मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित तत्वों में से सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता है। ऑप्शन ए Li की, बी Cs की, सी Ci की, सॉरी ऑप्शन ए है Li की, बी है Cs की और सी है Cl की और डी है N की। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी Cs की। आवर्त सारणी में सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। आवर्त सारणी में सीजियम सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है और आवर्त सारणी में फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है। आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटना है एवं विद्युत धनात्मक का मान बढ़ता है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक बढ़ता है एवं विद्युत धनात्मक का मान घटता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभिस्रवणी द्रवों को अलग करके एक विधि है? ऑप्शन ए पृथ्वीकारी कीप के प्रयोग से, बी प्रभाजी आसवन, सी निस्तारण, डी छानना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रभाजी आसवन। आसवन के बारे में देखते हैं। आसवन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल को वाष्प में परिवर्तित किया जाता है, जिसे बाद में संघनित करके वाष्प तरल रूप में बदल जाता है। आसवन का उपयोग तरल पदार्थों को गैर वाष्पशील ठोस पदार्थों से अलग करने के लिए किया जाता है। प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग उनके क्वथनांक में पर्याप्त अंतर रखने वाले तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। अलग अलग तापमानों पर अलग अलग क्वथनांक वाले तरल पदार्थ वाष्प बनाते हैं। वाष्प को ठंडा किया जाता है और जो तरल पदार्थ बनते हैं उन्हें अलग करके एकत्र कर लिया जाता है, जैसे कि कच्चे तेल से गैसोलीन, मिट्टी का तेल से चिकनाई वाले तेल को अलग करना। पृथ्वीकारी कीप विभाजक फनल, सिप फनल का उपयोग अमिश्रणीय तरल पदार्थों को अलग करने के लिए किया जाता है। जब दो अमिश्रणीय द्रवों को पृथक्करणीय फलन में रखा जाता है तो दो परतें दिखाई देती हैं। अघुलनशीलता और घनत्व के कारण परतें अलग हो जाती हैं। कम सघन तरल शीर्ष परत में रहेगा। जलीय घोल आमतौर पर पृथक्करण में निचली परत बनाते हैं। नेक्स्ट है निस्तारण। अवसादित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं। छानना, किसी चूर्ण या तरल पदार्थ को महीन कपड़े या किसी छेड़दार वस्तु के पार निकालना जिसमें उसका कूड़ा करकट अथवा खुरदुरा या मोटा अंश निकाला जाए, जैसे पानी छानना, शरबत छानना, आटा छानना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ठंडे मौसम में Sn निम्न में से किस कारण से पाउडर में बदल जाता है?
ऑप्शन ए क्रिस्टलीय जातक के विस्तार के कारण, बी कम तापमान पर SNO के निर्माण के कारण, सी SN के पौडीकृत मेडास्टेनिक अम्ल के बदलने के कारण, डी सफेद SN के स्लेटी SN में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सफेद SN के स्लेटी SN में बदलने के कारण, जो कि अक्रिस्टलीय है। तीन जिसे लैटिन में स्टैनम SN भी कहा जाता है, परमाणु संख्या 50 के साथ आवर्त सारणी के समूह 14 से संबंधित है। कमरे के तापमान पर टीन के ऊपर ऑक्सीजन और पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह संक्षारण प्रतिरोधी भी है। इसका उपयोग टीन प्लेटिंग, कोटिंग और पॉलिशिंग में किया जाता है, क्योंकि इसमें संक्षारण के प्रति उच्च प्रतिरोध होता है। उच्च तापमान पर पानी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर धातु अपना ऑक्साइड बनाती है। शिपिंग उद्योग में इसका उपयोग नावों और जहाज़ों को बर्नाकल से बचाने के लिए एक एंटी फाउलिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, उच्च तापमान पर पानी और ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करने पर धातु अपना ऑक्साइड बनाती है। टीन एक मुलायम लचीली धातु है। 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे यह धीरे धीरे पाउडर के रूप में बदल जाता है। बहुत ठंडी जलवायु में भूरे टीन का टूटकर पाउडर बन जाना टीन रोग या टीन प्लेग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, फिटकरी गंदले पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन ए अवशोषण, बी है अधिशोषण, सी है स्कंदन, डी है अपूहन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्कंदन। रासायनिक स्कंदन की प्रक्रिया द्वारा गंदे जल को स्वच्छ जल में परिवर्तित किया जाता है। फिटकरी को गंदे जल में मिलाने पर जल शोधन क्रमशः स्कंदन, उड़न तथा अवसादन के द्वारा होता है। परिणामतः स्वच्छ जल प्राप्त होता है। जब फिटकरी को स्कंदक के रूप में जल के साथ मिलाया जाएगा तो क्या होगा? जल की पीएच को कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कापर छीलन के सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर क्या मुक्त करता है? ऑप्शन ए O2, बी है SO2, सी है SO3, डी है H2S। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, SO2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक संघनन बहुलीकरण क्रियाविधि से बनता है? ऑप्शन ए पॉलीथीन, बी है पॉलीविनाइल क्लोराइड, सी है पॉलीस्टाइरीन, डी है नाइलोन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइलोन। नोट, इसे सॉल्यूशन वीडियो में डिटेल में समझाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व और उसके प्रतीक की जोड़ी सही है? मरकरी Mr, लेड Le, सिल्वर Si, सोडियम Na। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोडियम Na। मरकरी पारा या पारद का संकेत Hg है। इसका परमाणु संख्या 80 है। बुध मरकरी ग्रह के आधार पर इस तत्व के नाम मरकरी रखा गया है। इसका रासायनिक संकेत Hg लैटिन शब्द हाइड्रोजरम पर आधारित है। इसका मुख्य अयस्क बार HGS है। इसे क्विकसिल्वर भी कहा जाता है। इसका उपयोग डॉक्टरी थर्मामीटर में किया जाता है। यह एकमात्र धातु है जो साधारण ताप पर और दाब पर रूम टेम्परेचर पर द्रव रूप में होती है। मिनमाता रोग पारा की अधिकता से होता है। जो मिनमाता रोग है वो पारा की अधिकता से ही होता है, ध्यान में रखिएगा। शीडा व लेड संकेत Pb लैटिन शब्द प्लम्बम से बना है। एक धातु एवं तत्व है। इसका परमाणु संख्या 82 है। शीशे के 5 ऑक्साइड बनते हैं, जिनमें लिथोज PbO, लेड पेरोक्साइड PbO2 और रक्त सिंदूर रेड लेड Pb3O4 अधिक महत्व के हैं। लेड पेरोक्साइड का उपयोग दिया सलाई और रंजकों के निर्माण में होता है। सीसा और जस्ता खनिज प्रायः साथ साथ ही पाए जाते हैं, इसलिए इन दोनों को जुड़वा खनिज कहा जाता है। ट्रिक है जिंस। चांदी एक रासायनिक तत्व है। इसका प्रतीक Ag है। लैटिन अर्जेंटम से लिया गया है। इसका परमाणु क्रमांक 47 है। यह विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। जो चांदी है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसका प्रयोग आभूषण बनाने में भी किया जाता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने पर कुछ समय बाद काली हो जाती हैं। चांदी की वस्तुएं हवा में सल्फर के साथ अपक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती हैं। नेक्स्ट,
तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और हरे रंग की परत बनाती हैं जो हैं ऑप्शन ए कॉपर ऑक्साइड, बी कॉपर हाइड्रोक्साइड, सी कॉपर कार्बोनेट, डी क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। इसका राइट आंसर होगा क्षारीय कॉपर कार्बोनेट। तांबे की वस्तु लंबे समय तक हवा के संपर्क में रहने पर अपनी चमक खो देती है और तांबे के क्षरण के साथ मूल कॉपर कार्बोनेट की हरी परत बनाती है। कॉपर ऑक्सीकरण द्वारा संक्षारित होता है, जिसमें यह हवा में ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करके कॉपर ऑक्साइड बनाता है। कॉपर ऑक्साइड फिर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलकर कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जो इसे हरा रंग देता है। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ प्रतिक्रिया करता है और धीरे धीरे अपनी चमकदार भूरी सतह खो देता है और यह हरा कोट प्राप्त कर लेता है। यह हरा पदार्थ बेसिक क्षारीय कॉपर कार्बोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव अवस्था से गुजरे बिना गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए निक्षेप, बी ऊर्ध्वपातन, सी संघनन, डी जमना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए निक्षेप। ठोस अवस्था का द्रव अवस्था में रूपांतरण गलन या पिघलना कहलाता है। जैसे बर्फ का पानी में रूपांतरण द्रव का ठोस में रूपांतरण कहलाता है। जैसे पानी का बर्फ में रूपांतरण, द्रव का गैस में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे पानी का वाष्प में परिवर्तन, गैस का द्रव में रूपांतरण संघनन कहलाता है। जैसे बरसात संघनन विधि से ही होता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ठोस को द्रव में परिवर्तित किए बिना सीधे गैस में परिवर्तित किया जाता है। जैसे कपूर का जलना, उदाहरण कपूर, आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन आदि। निक्षेपण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा गैस को ठोस में परिवर्तित किया जाता है। पाला निक्षेपण का एक सामान्य उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम यौगिक का नाम बताइए जिसका उपयोग कठोर जल को मृदु करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए धोवन सोडा, बी विरंजक चूर्ण, सी जिप्सम, डी चूने का पत्थर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए धोवन सोडा। सोडियम कार्बोनेट धोवन सोडा का उपयोग कठोर पानी को सामान्य मृदु करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील लवण युक्त पानी को कठोर पानी कहा जाता है। जल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। पहला है मृदु जल और दूसरा है कठोर जल। मृदु जल सॉफ्ट वाटर वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है, मृदु जल कहलाता है। मृदु जल पीने योग्य होता है। कठोर जल हार्ड वाटर वह जल जिसमें साबुन पर्याप्त मात्रा में झाग नहीं देता, कठोर जल कहलाता है। इसका कारण इसमें मैग्नीशियम एवं कैल्शियम के बाइकार्बोनेट, क्लोराइड तथा लवणों को घुला होना है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है। पहला अस्थायी कठोरता, दूसरा स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता टेम्पोररी हार्डनेस, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण उत्पन्न कठोरता अस्थायी होती है। जल की इस कठोरता को उबालकर दूर किया जा सकता है। दूसरा स्थायी कठोरता परमानेंट हार्डनेस, जब जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड लवण घुले होते हैं तो इसे जल की स्थायी कठोरता कहा जाता है। स्थायी कठोरता मात्र उबालने से दूर नहीं होती, इसे दूर करने के लिए जल में सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 मिलाकर गर्म किया जाता है। धोने वाले सोडा या सोडा एश का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट है। रासायनिक सूत्र Na2CO3 10H2O होता है। इसका इस्तेमाल घरों में धुलाई के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है। फिर खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका रासायनिक सूत्र है NaHCO3। इसका इस्तेमाल बेकरी उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम CaSO4 2H2O। इसे कैल्शियम सल्फेट हाइड्राइडेट भी कहा जाता है। इसका उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, सीमेंट उद्योग में, अमोनियम सल्फेट में स्वाद के रूप में आदि। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है CaSO4 12H2O है। इसे कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट भी कहा जाता है। इनका उपयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सा में, पट्टी बांधने, छतों एवं दीवारों को चिकना बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी अम्ल में पाए जाने वाला तत्व है। ऑप्शन ए सल्फर, बी क्लोरीन, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हाइड्रोजन। टॉपिक अम्ल, क्षार एवं लवण। सभी अम्लों के लिए सामान्य तत्व हाइड्रोजन है। सभी अम्लों में हाइड्रोजन होता है।
जो हाइड्रोजन आयनों का उत्पादन करने के लिए पानी में घुल जाते हैं। विलयन में हाइड्रोजन आयन की संख्या जितनी अधिक होगी, विलयन उतना ही अधिक अम्लीय होगा। अम्लों का स्वाद खट्टा होता है। ये विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। सभी अम्ल नीले लिटमस पेपर के रंग को लाल कर देते हैं। सभी अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं और सभी क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ध्यान में रखिएगा। हाइड्रोजन सभी अम्ल में उभयनिष्ठ कॉमन तत्व हैं। अम्ल एवं क्षार, एसिड एंड बेस के बारे में विभिन्न विद्वानों का विचार या कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अर्हेनियस सिद्धांत। अर्हेनियस सिद्धांत के अनुसार अम्ल एक पदार्थ है जो जल में हाइड्रोजन आयन बनाता है। क्षार एक पदार्थ है जो जल में हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। लुईस सिद्धांत के अनुसार एक अम्ल वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन जोड़े को स्वीकार कर सकता है। एक क्षार वह पदार्थ है जो इलेक्ट्रॉन जोड़े का दान कर सकता है। ब्रांस्टेड और लॉरी सिद्धांत को देखते हैं। इनके अनुसार है एक अम्ल एक प्रोटॉन दाता H+ है। अम्ल पदार्थ है जो विलयन में प्रोटॉन H+ को प्रस्तुत कर सकते हैं। एक क्षारक एक प्रोटॉन स्वीकर्ता है। नेक्स्ट है क्लोरीन। यह एक पीली हरी हैलोजन गैस है। यह एक कीटाणुनाशक होती है और बैक्टीरिया मारने और जल की शुद्धिकरण के लिए उपयोग किया जाता है। यह गैस फूलों का रंग उड़ा देती है। ओजोन परत में छेद के लिए यह गैस जिम्मेदार था। नेक्स्ट है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में होती है। ऑप्शन ए बहुत कम गतिज ऊर्जा, बी निम्न गतिज ऊर्जा, सी उच्च गतिज ऊर्जा, डी उच्चतम गतिज ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बहुत कम गतिज ऊर्जा। टॉपिक पदार्थ की विभिन्न अवस्था, बोस-आइंस्टीन संघनन। पदार्थ की पांचवी अवस्था को बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। किसी तरल या ठोस को परम शून्य तापमान पर ठंडा करने से बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट उत्पन्न होता है। यह तब उत्पन्न होता है जब तापमान गिरता है, जिससे कण की गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। कंडेंसेट फंक्शन तब उत्पन्न होता है जब तापमान उस बिंदु पर गिर जाता है जहां वस्तु की गतिज ऊर्जा वस्तु की संभावित ऊर्जा से काफी कम होती है। बोसॉन के नाम से जाने जाने वाले कण इतने ठंडे हो जाते हैं कि वे एक अकेले बड़े कण की तरह काम करने लगते हैं। यह अवधारणा केवल अत्यंत निम्न तापमान परम शून्य के निकट पर ही घटित हो सकती है। इस सिद्धांत की शुरुआत सत्येंद्रनाथ बोस की खोज में से हुई, जिन्होंने एक क्षेत्र की शुरुआत का विवरण देते हुए अपना पेपर अल्बर्ट आइंस्टीन को भेजा था। इसके बाद में बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी कहा गया। बोस-आइंस्टीन संघनन की भविष्यवाणी करने के लिए अल्बर्ट आइंस्टीन ने 20वीं सदी की शुरुआत में इसका विस्तार किया। हालांकि वैज्ञानिकों का प्रयोगशाला में पहला BeC बनाने में 1995 तक समय लग गया। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट में अद्वितीय गुण होते हैं जो उन्हें क्वांटम दुनिया को समझने के लिए अविश्वसनीय रूप में महत्वपूर्ण बनाते हैं। आमतौर पर क्वांटम प्रभाव केवल छोटे कणों के स्तर पर ही देखे जा सकते हैं। हालांकि BeC मैक्रोस्कोपिक पैमाने पर क्वांटम घटना को प्रदर्शित करने में सक्षम है। इन क्वांटम प्रभावों को बढ़ाया जाता है, जिससे उनका अध्ययन करना और उनका दोहन करना आसान हो जाता है। पदार्थ की विभिन्न अवस्था ठोस, द्रव और गैस। प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। नेक्स्ट है प्लाज्मा। पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा कहा जाता है। जब गैस को बहुत अधिक तापमान पर गर्म किया जाता है तो गैस से इलेक्ट्रॉन और आयन निकलकर अलग हो जाते हैं और आवेशित कणों का एक समूह बनाता है। इसे ही प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा का इस्तेमाल ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब बनाने में किया जाता है। उच्च ताप के कारण सूर्य और तारों में भी प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा की वजह से ये चमकीले दिखाई देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2SO2 + O2 = 2SO3 ऊष्माक्षेपी है तो ऑप्शन ए उच्च दाब होगा, बी स्थिर दाब होगा, सी उच्च दाब और उत्प्रेरक होगा, डी उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न दाब होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उच्च दाब उत्प्रेरक और निम्न दाब होगा। टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन ए 2 या 2 से अधिक तत्वों के रासायनिक संयोजन से यौगिक बनता है, बी है यौगिक का गुण मूल तत्वों से भिन्न होता है, सी है मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजक से बनता है, डी है मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के संयोजक से बनता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मिश्रण 2 या 2 से अधिक पदार्थों के रासायनिक संयोजक से बनता है। टॉपिक तत्व, यौगिक एवं मिश्रण।
तत्व एलिमेंट, तत्व वह पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने होते हैं। इन्हें दो अलग अलग तत्वों के संयोग से नहीं बनाया जा सकता और न ही इन्हें किसी विधि द्वारा अलग तत्व में विभाजित किया जा सकता है। सभी रासायनिक पदार्थ तत्वों से ही मिलकर बने होते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, पोटेशियम, कार्बन इत्यादि तत्व का उदाहरण है। तत्व के छोटे हिस्से को परमाणु कहा जाता है। वर्तमान में आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व हैं। इनमें से पहले 94 रासायनिक तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। बाकी के 24 रासायनिक तत्व परमाणु प्रतिक्रिया द्वारा कृत्रिम रूप से संश्लेषित होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे कंपाउंड, यौगिक। जब भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणु एक निश्चित अनुपात में संयोजित होते हैं तब रासायनिक यौगिक का एक अणु प्राप्त होता है। किसी रासायनिक यौगिक के घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में पृथक नहीं किया जा सकता है। इन्हें पृथक करने के लिए रासायनिक विधियों का प्रयोग करना पड़ता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, सल्फ्यूरिक अम्ल इत्यादि यौगिक के उदाहरण हैं। यौगिक के गुण यौगिक बनाने वाले तत्वों से बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे जल H2O का गुण हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से अलग होता है। नेक्स्ट देखेंगे मिश्रण, मिक्सचर। रसायन विज्ञान में मिश्रण दो या दो से अधिक विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बना पदार्थ होता है जो रासायनिक रूप से बंध नहीं होते हैं। मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थ का भौतिक संयोजक है जिसमें उनकी पहचान बरकरार रहती है तथा वे विलयन, निलंबन और कोलाइड के रूप में मिश्रित होते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांग मिश्रण एवं विसमांग मिश्रण। एक समान संरचना का मिश्रण जिसमें सभी घटक एक ही चरण में हो समांग मिश्रण कहलाता है। जैसे पानी में नमक का घोल ये समांग मिश्रण का उदाहरण है। पानी और चीनी का शरबत इत्यादि ये सब समांग मिश्रण होते हैं। विसमांगी मिश्रण में असमान संरचना होती है तथा इसके घटक पदार्थ एक दूसरे से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। जैसे बालू का पानी में मिश्रण, कंकड़ चावल मिश्रण, ये सब असमांगी मिश्रण के उदाहरण, विसमांगी मिश्रण के उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिथाइल ऑरेंज के संदर्भ में सत्य है। ऑप्शन ए, अम्ल में लाल, क्षारक में पीला। बी है क्षारक में लाल, अम्ल में पीला। सी है अम्ल में रंगहीन, क्षार में पीला। डी है क्षारक में रंगहीन, अम्ल में पीला। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अम्ल में लाल, क्षारक में पीला। टॉपिक, विभिन्न रासायनिक यौगिक, उनके रासायनिक सूत्र, उनके गुण। अम्ल क्षारक सूचक, ये ऐसे पदार्थ होते हैं जो उस विलयन के पीएच के आधार पर रंग बदलते हैं जिसमें वे होते हैं। मिथाइल ऑरेंज अम्ल क्षारीय सूचक का उदाहरण होता है। मिथाइल ऑरेंज एक पीएच संकेतक है, इसकी रंग नारंगी होती है। मिथाइल ऑरेंज का उपयोग प्रयोगशालाओं में एक निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि कोई घोल अम्लीय है या क्षारीय। यह अम्लीय माध्यम में लाल रंग देता है और क्षारीय माध्यम में पीला रंग देता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन में पहली कक्षा से दूसरी में ले जाने पर कोणीय संवेग होता है। ऑप्शन ए 6.64 × 10⁻34 JS, बी है 10.12 × 10⁻34 JS, ऑप्शन सी है 10.05 × 10⁻34 JS, डी है 2.21 × 10⁻34 JS। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1.05 × 10⁻34 JS। टॉपिक परमाणु सिद्धांत। फिगर को आप लोग देख लीजिएगा और ये फॉर्मूला को भी आप लोग देख लीजिएगा। मैं स्क्रॉल करके नीचे कर रही हूँ, आप सारे लोग देख लीजिएगा। और आज का वीडियो हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करते रहिएगा।